स्वागत है आपका एनपीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। शुरू करते हैं आज का किस्सा है चार दोस्तों का। वो दोस्त जो अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने के बाद, इससे पहले कि कहीं जॉब पे लगते और उसके बाद इनका कभी कभार ही मिलना होता, ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम कहीं घूमने जाएंगे। हालांकि ये जो प्लॉट है ये तकरीबन आपने कई बार सुना होगा कि भाई एक सफ़र में गए, कहीं किसी जंगलों में चले गए, कहीं किसी जगह पे गए और उसके बाद उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल हुआ। लेकिन आज के किस्से में ऑल दो प्लॉट तो कॉमन हो सकता है, लेकिन जो जो इनके साथ हुआ वो आज तक के कम से कम मेरे सुनाए गए किस्सों में से सबसे भयानक था। क्योंकि जब किसी की मौत होती है, या यूं कहें कि ऐसा लगता है कि हमारा दोस्त अब हमारे साथ नहीं रहा, उसका आभास ही सबसे ज़्यादा हॉरिफिक होता है। तो किस्सा ये भी है चार दोस्तों का, ओंकार, जीवेश, जगदीश और रोहित का। ये चारों हायर एजुकेशन अपनी पूरी करते हैं यूनिवर्सिटी से। और जो ओंकार है, ओंकार बेसिकली हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। तो ये प्लान बनाते हैं कि गोवा घूम कर आएंगे और गोवा में जाकर बीचेस को देखेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद कल हो ना हो वाला सीन हो जाएगा। लेकिन ओंकार की ये शायद जिद कह सकते हैं, या फिर उसका मन था कि भाई एक बार हम जंगल में कैंपिंग करें। अरे भाई, जंगल की कैंपिंग का मज़ा ही अलग होता है। अब ओंकार हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको पता है कि कितने सुंदर हो सकते हैं जंगल, या कितने सुंदर होते हैं जंगल। लेकिन शायद उसका ध्यान सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ गया नहीं कि जितने ही सुंदर होते हैं जंगल, उतने ही भयावह तो होते हैं। वहाँ पर जानवरों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। इन बातों पर उनका भी ध्यान गया नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि जो दिन बचे कुचे हैं उनको हमने कैसे स्पेंड करना है और अच्छी से अच्छी जगह को एक्सप्लोर करना है। अब इन चारों का प्रोग्राम बनता है। ओंकार सभी बताता है कि भाई किस जंगल में जाएंगे। बेसिकली ये जंगल जो है शायद उस तरफ से, मनाली से भी आगे की तरफ थे। जो लोकेशन सही तरीके से भाई मुझे भी नहीं पता, लेकिन काफ़ी घने घने जंगलों का इलाका था। इन्होंने डिसाइड किया कि हम जंगल में 2-3 दिन बिताएंगे, रातें मतलब कैंपिंग वगैरह करेंगे, गाड़ी अपनी लेकर जाएंगे और कुछ हथियार भी होंगे, जैसे कृपान होगी, या फिर जो पक्षी मारने वाले वेपन्स होते हैं, दुनाली होती है जिसमें, जो बेसिकली प्रॉपर हथियार वो नहीं होती, वेपन नहीं होती, वो उससे पक्षियों का शिकार आमतौर पर किया जाता है, छोटी सी नली होती है। सो ये हथियारों के साथ बाकी सारा सामान लेके अब चल पड़ते हैं उसी जंगल की ओर। थोड़ा सफ़र करने के बाद यह पहुंचते हैं एक ऐसे संकीर्ण से रास्ते में जहां मुश्किल से एक गाड़ी जा सके, और ये रास्ता सीधा जंगल के बिल्कुल अंदर की ओर जा रहा था। गाड़ी ये साथ में इसलिए लेकर जा रहे थे कि इनकेस कोई ऐसा बड़ा जानवर इनके सामने आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो कम से कम ये गाड़ी में अपने आप को सेफ तो महसूस कर सकेंगे। यही सोच के साथ ये गाड़ी अपनी अंदर लेके जा चुके थे और ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ पर कुछ साफ था, मतलब कि पेड़ ही पेड़ नहीं थे, पेड़ों का झुंड था लेकिन आसपास था। और बीच में एक बिल्कुल स्पार्ट सी जगह थी जहाँ पर कैंपिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी। ये लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करते हैं, उसके बाद कुछ बारिश पड़ी थी तो सूखी नहीं थी लकड़ियाँ। पेट्रोल वगैरह, डीजल ये काफ़ी लेकर आए हुए थे। इनको पता था कि भाई इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और सच कहें तो बाद में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब ये इनके पास, सबके पास दो नाली थी, जो मैंने कहा कि शिकार के लिए यूज़ होती है, छोटी छोटी गोलियाँ उसमें चलती हैं। साथ में जैसे मैंने कहा कि लोहे के हथियार वगैरह सब कुछ था। टेंट वगैरह लगाते हैं, आग जलाते हैं, और पहली जो इनकी रात थी, क्योंकि फ्रोज़न मीट वगैरह लेकर आए होते हैं, काफ़ी अच्छी बीतती है, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, और उसके बाद ये फिर अपने अपने कैंप में जाके सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह जहाँ पर उन्होंने कैंप वगैरह किया हुआ था, वहाँ पर कुछ दूरी पर नदी बह रही थी जिसकी आवाज़ भी इनको आ रही थी। तो ये सोचते कि भाई ऐसा करते हैं, शाम के लिए हम मछलियाँ पकड़ेंगे और शाम को यानी कि रात को मछलियों का डिनर करेंगे। ये नदी की तरफ जाते हैं, जंगल भी आसपास घूमते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। और रात के समय में जब ये, यानी कि दूसरी रात, जब ये मछली को गर्म कर रहे होते हैं, तो अचानक से रोहित का ध्यान पड़ता है एक खास सी दिखने वाली, या ये कहें कि थोड़ी सी भयानक सी चीज़ पर।
जैसे ये तीनों एक तरफ लाइन लगाकर बैठे हुए थे, रोहित बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। अचानक जब रोहित ध्यान देता है पीछे की तरफ तो इनका ध्यान जाता है कि कुछ है, कुछ चमक रहा है और वो ऐसे ऐसे हिल रहा है। अब ये रोहित को अच्छे तरीके से नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसको इतना पता था कि कोई चीज है, मतलब जानवर नहीं हो सकता ये, जैसे कोई इनको टोंट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके उनके उनके साथ कोई खेल खेल रहा है। अब रोहित ऐसे ऐसे करके करता है, वो देखो भाई वहां पर क्या है। अब जैसे ही ये तीनों मुड़ के देखते हैं तो पीछे इनको कुछ नजर नहीं आता। रोहित अपनी बात पर अड़ा हुआ था, वो कह रहा था कि भाई मैंने देखा है यहाँ पर सच में कुछ है। तो ओंकार कहता है कि भाई जानवर वगैरह होगा कुछ, और चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये आग लगी हुई है ना ही कोई जानवर आ सकता है और ना ही कोई। अब जानवर की बात तो सबको पता ही थी, लेकिन ना ही कोई। उसके बाद ओंकार भी चुप कर जाता है। ये वो मौका था जहां पर शायद ओंकार का भी माथा ठनका कि और भी कोई, इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। जंगल में तो ये सब कुछ आम है, कहीं रोहित ने वो तो नहीं देख लिया जो अब मेरे दिमाग में घूम रहा है कि शायद ये वही तो नहीं। और अगर ये वो हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। क्या था ये वो? अब ओंकार को जब ये ऐसे चुप होता है तो ये तीनों कहते हैं और क्या? तो ओंकार हंस के कहता है अरे कुछ नहीं, सुबह करेंगे बात। अब दोस्त थे, छोटे तो थे नहीं कि बस बात आएगी कर देंगे। अब ये इसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई बता तो सही क्या है। लेकिन ओंकार कहता है अरे मैंने वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भूत प्रेत भी तो हो सकते हैं। अब जैसे ही भूत प्रेत की बात तीनों सुनते हैं ये कहते हैं बस बस कर, समय लगी, इससे आगे मत बोल। वैसे ही जंगल सुंदर तो है लेकिन डरावना भी बना हुआ है, ऐसा ना हो कहीं सच में भूत प्रेत आ जाए। तो ओंकार कहता है बस समझदार को इशारा काफ़ी है, चलो भाई अपना कार्यक्रम करते हैं पूरा और उसके बाद फिर आराम से सोने जाते हैं। कल हमारी यहाँ पर आखिरी रात होगी, दिन के समय में देखते हैं कैसे हमें एंजॉय करना, उसके बाद फिर हम वापसी, फिर उसके बाद वही कल हो ना हो कब वही मिलेंगे, इस तरीके से कैंपिंग करेंगे। अब ये फिर दूसरी रात सो जाते हैं। लेकिन आज की रात इनके लिए कुछ अजीब थी। ओंकार खास तौर पर ज़्यादा लकड़ी जला रहा था। आसपास की ज़मीन को वो गीली करता है ताकि आग फैले ना, और लकड़ी पूरी तरीके से भर के उस पर पेट्रोल छिड़क देता है ताकि आग भड़की रहे। उसके ये व्यवहार देखकर बाकी तीनों दोस्त हैरान थे कि भाई क्या कर रहा है और ये क्यों कर रहा है। तो ओंकार बस उसकी तरफ स्माइल करके देखता है कि कुछ नहीं भाई, जानवरों का कुछ पता नहीं होता, तो आग जलती रहेगी, सारी रात आग जलती रहेगी तो हम महफूज रहेंगे और कोई बात नहीं। अब ये आग जब जला के अंदर आते हैं सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन रोहित को नींद नहीं आ रही थी। जैसे जैसे उसके दिमाग में वो एक अक्स नजर आता जा रहा था रोहित के दिमाग में, वैसे ही डर भी बढ़ता जा रहा था। अब जैसे जैसे आग मध्यम होनी शुरू हुई वैसे वैसे ही आसपास कुछ हलचल होनी शुरू हो गई। अब बकौल ओंकार और जीवेश और जगदीश के मुताबिक ये हो सकता है कि कोई जानवरों का आसपास चलना फिरना हो, लेकिन रोहित को टेंट के पार से भी वही आंखें नजर आ रही थी चमकती हुई। इसलिए रोहित आज खासा डरा हुआ था और शायद उसने सारी रात जाग कर निकाले। सुबह होती है, सबसे ज़्यादा रिलीफ रोहित को मिलती है। रोहित कहता है कि भाई मुझे रात को कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा आसपास हमारे कैंपों के घूम रहा है, तुम्हें भी ऐसा महसूस हुआ? अब ओंकार उसकी बात थोड़ा हंस के टाल देता और कहता है कि भाई मैंने तुझे कहा तो था कि हो सकता है कुछ जानवर वगैरह हो, इसलिए तो मैंने आग जो है वो ज़्यादा जलाई थी। और हाँ, और आज हम थोड़ी सी जल्दी चल पड़ेंगे, आज रात नहीं रुकेंगे। तो ये तीनों बड़ी हैरानी से पूछते हैं कि भाई हमारा तो प्रोग्राम था, लेकिन ओंकार कहता है नहीं नहीं, मुझे लगता है कि जंगल में ना मतलब कुछ मौसम वगैरह भी बड़ा एक आर्टिफिशियल सा दिखावा करते हुए लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए और हम चलेंगे। अब ये भी सारी मौसम की तरफ देखते हैं, मौसम कुछ ऐसा ख़राब लग नहीं रहा था। हाँ बादल तो थे लेकिन बरसात वगैरह का कोई नामो निशान नहीं था, और पिछले 2 दिन से जब से वहाँ पर रुके थे तब से कोई ऐसी बरसात हुई भी नहीं थी। खैर ये ज़्यादा बहसते नहीं क्योंकि ओंकार को इन जंगलों के बारे में हो सकता है इनसे ज़्यादा पता हो, क्योंकि वो
इन्हीं इसी राज्य का रहने वाला है, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ उससे बहस करते नहीं। लेकिन कहता है कि भाई एक चीज़ हम नहर में ना, वो नदी है ना, वहाँ पर हम नहाएंगे। अब ओंकार उनको कहता है कि भाई बहुत ठंडा पानी होगा और भाव भी बहुत तेज होता है, गलती से भी किसी का पैर फिसला और वो भाव के साथ बह जाएगा। लेकिन ये तीनों मानते नहीं, कहते नहीं भाई हम किसी चीज़ से अड़ जाएंगे, मतलब कोई बात नहीं, देख लेंगे भाई, हम नहाएंगे जरूर। ओंकार कहता है कि चलो ठीक है, पर जल्दी करते हैं। ये तीनों जने जाते हैं, चारों जने अब नदी की तरफ नहाना शुरू कर देते हैं। और नहाने के बाद जब ये कपड़े वगैरह पा के ड्रेस हो जाते हैं, तो ओंकार कहता है कि बस अब हम वापसी की तैयारी करते हैं। लेकिन रोहित रोहित अब बिल्कुल बुत बन के खड़ा हुआ था। दिन का समय था, रात का नहीं। वो कहता है भाइयों वहां देखो, सेम वही बात जो उसने एक रात पहले की थी। अब ये तीनों जाने उस तरफ देखते हैं तो उनको सामने क्या नजर आ रहा था। एक 8 फुट का लंबा जानवर जैसा दिखने वाला कुछ एंटिटी टाइप थी, जो नदी के उस पार इन्हें दिखाई दे रही थी। जैसे ही रोहित की इशारे की तरफ ये देखते हैं तो तीनों के तीनों सन्न रह जाते हैं। रोहित का हाल तो पहले ही बुरा था। अब इससे पहले ओंकार कुछ कह पाता, ये दोनों जाने यानी कि जीवेश और जगदीश अपनी राइफल, जो भी ये चिड़िया मारने वाली थी, इनको लगता था कि शायद उससे कुछ हो पाएगा। ये उसकी तरफ इशारा करके फायर करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही ये फायर करते हैं, उसकी एक अजीब सी खौफनाक चीख, जिससे सारे का सारा जंगल हिल के रह जाता है। ये भी चारों डर जाते हैं। ओंकार कहता है कि उसकी तरफ नहीं देखना और जल्दी से भागो। ये जल्दी से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि पता नहीं भी लग चुका था कि जो सामने है वो कम से कम इंसान तो नहीं है, और अगर वो इनके करीब आया तो इनके टुकड़े कहाँ कहाँ पर गिरेंगे किसी को पता तक नहीं लगेगा। ये जल्दी से गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही ये गाड़ी की तरफ देखते हैं तो इनके हौसले पस्त हो जाते हैं। जिस गाड़ी को ये जंगल के इतने भीतर तक लेकर आए थे, सिर्फ इसी सोच में कि अगर कल को कोई खूंखार जानवर या कुछ ऐसा आ गया तो हम इसी गाड़ी के अंदर छुपकर अपनी जान को बचाएंगे, वो देखते हैं ना ही सिर्फ इस गाड़ी के टायर सभी के सभी फटे हुए थे, बल्कि बड़े बड़े नाखूनों के निशान भी लगे हुए थे। अब जैसे ही ये चारों इस तरफ देखते हैं, इनके हौसले पस्त हो जाते हैं और ओंकार अब चार्ज लेता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कम से कम इनसे ज़्यादा तो ओंकार को इस जंगल के बारे में पता था। अब ओंकार कहता है मेरी बात सुनो, हम फंस चुके हैं। जो भी तुमने उस तरफ देखा वो कोई और नहीं बल्कि इस जंगल का छलावा है, और लगता है हमारी यहाँ पर हमारा रहना उसको पसंद नहीं आया। रुको रुको रुको, जो हड्डियाँ कल और परसों हमने नॉनवेज खाया था रोहित, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो नदी में जरूर फेंक देना, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्या तुमने। अब जैसे ही ओंकार देखता है, उसे रोहित कहीं नजर नहीं आता। वो चारों ओर घूमता है, बाकी दोनों दोस्त भी चारों ओर घूमते हैं, लेकिन उसको रोहित नजर ही नहीं आ रहा था। अब ये पूछता है अरे कहाँ गया रोहित, अभी यहाँ तो था। लेकिन सभी बाकी इन दोनों जाने बिल्कुल हैरान परेशान कि भाई हमें भी ऐसे लगा कि रोहित हमारे साथ खड़ा है, लेकिन वो कहाँ पे गया, और उसकी कोई आवाज तक नहीं आई। अब ये तीनों जाने बहुत ज्यादा डर चुके थे। ओंकार कहता है कि अभी हमें 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। इससे पहले ओंकार कुछ आगे कह पाता, उसे जीवेश कहता है बट भाई रोहित। ओंकार कहता है बाद में, क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित नहीं है। अब जैसे ही ये बात कहता है तो इन दोनों की हालत पतली हो जाती है, लेकिन ओंकार कहता है कि अभी फिलहाल हमें भागना होगा, अगर हम नहीं भागते तो हम मारे जाएंगे। अब ये जल्दी से नदी के किनारे किनारे भागना शुरू कर देते हैं। गाड़ी जैसे मैंने कहा कि इनकी बुरी हालत में थी, और ये तकरीबन कुछ 30 किलोमीटर जंगल के अंदर आ चुके थे। अब 30 किलोमीटर इन्हें हाईवे की तरफ जाना था, और इन्हें मालूम था कि नदी के किनारे होते होते ये हाईवे की तरफ पहुंच जाएंगे, क्योंकि वही नदी हाईवे के नीचे से निकलती। ये ओंकार को पता था, इतना उसको पता था। अब ये डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे थे, दोनों की हालत ज़्यादा ख़राब हुई थी। वो रोहित को बारे में याद कर करके रोए जा रहे थे, और ओंकार ने उनको सिर्फ इतनी बात कही थी कि जितनी तेज़ हो सकता है चलो, रुकना नहीं है और पीछे नहीं देखना। तीसरी बात, एक दूसरे के हाथों में हाथ रखना है, ताकि अगर किसी के साथ भी कुछ हो तो हमें पता लग जाए।
ऐसा ना हो कि रोहित की तरह हम में से भी कोई गायब हो जाए। और हाँ, वो छलावा जो है वो छल करेगा, वो अलग अलग आवाज़ें निकालेगा, वो अलग अलग भेष धारण करके आएगा, लेकिन तुमने किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे उसको बल मिले। अब चलते चलते शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने को था। इन्हें एक छोटा सा टीला नज़र आता है, जिन्हें इन्हें थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि हम टीले पर रुकते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ होगा और सामान वगैरह इनकी कह सकते हैं कि दिमाग इन्होंने अच्छा काम में लिया कि जो भी इनका सामान था इन्होंने सामान सारा पकड़ लिया था। भारी तो था लेकिन जीवित रहने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी था, ख़ास तौर पर पेट्रोल। अब ये जल्दी से उस टीले की तरफ जाते हैं, एक आधा कैंप लगाते हैं जो इन्होंने फोल्ड किया था, और अब उनको आराम से तसल्ली से ओंकार सब कुछ बताता है कि भाई जंगल में ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं और मुझे इस चीज़ के बारे में पहले पता होना चाहिए था और रोहित ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये कहते हैं कि हुआ क्या, बताओ तो सही भाई। सबसे पहले वो कहता है कि भाई सबसे पहले तो आग लगाओ। अब ये लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, आग लगाते हैं, कुछ देर में काफ़ी आग बड़ी हो जाती है और उसके बाद फिर ये जब कैंप बनाते हैं तो मौसम थोड़ा सा सर्द हो चुका था, तो ये फिर बात करना शुरू करता है। इससे पहले ये कुछ कह पाता, ओंकार कह पाता, तो ये दोनों दोस्त कहते हैं भाई सच बता रोहित, जिंदा हो सकता है कोई चांस हो सकता है जिंदा हो। अब उसने एक बात कही कि भाई एक बात सुनो, जो ये छलावा है ना ये खुद कभी नहीं मारेगा, एक बात याद रखना। ये ऐसे माहौल तैयार करेगा, ये ऐसा जाल बनाएगा, ये ऐसा माया जाल बनाएगा जिससे इंसान खुद ब खुद मौत के मुंह में जाएगा। हो सकता है कहीं ऊंची जगह पर रोहित खड़ा और उसको ऐसा महसूस हो कि हम वहाँ पर हैं और वो आगे जाए और आगे खाए, लेकिन वो खुद उसको पकड़ कर मारेगा नहीं, खुद उस पर वार नहीं करेगा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, रोहित जाल में फंस चुका होगा, क्योंकि हम में से सबसे ज़्यादा वो डरा था और शायद हम में से सबसे पहले भी रोहित ने देखा था। याद है उस दिन वो इशारा कर रहा था, कुछ उसे चमकता हुआ नजर आया और हमने इग्नोर किया था। मेरी गलती है, मुझे उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। खैर अब इसके बाद वो कहता है कि यार रोहित ने कौन सी गलती कर दी, तो वो कहता है कि भाई रोहित ने यह गलती कर दी कि जो हमने नॉनवेज खाया था, जो उसकी हड्डियां थी, मैंने रोहित को कहा था कि ये नदी में बहाना, वो नदी में उसने नहीं बहाई, मैंने वहाँ पर पड़ी हुई देखी। और ऐसी चीज़ें इन छलावों को अट्रैक्ट करती हैं। अगर वो नदी में बहा देता, आग तो जली हुई थी तो वो अट्रैक्ट नहीं होना था, लेकिन अब वो अट्रैक्ट हो चुका था। इसलिए शायद सबसे पहले सबसे कमज़ोर, इससे पहले वो कुछ बोल पाता तो जीवेश कहता है कि तुम कहते हो कि वो किसी पर वार नहीं करता, इंसान खुद ब खुद उसके बने जाल में फंस जाता है, तो रोहित तो गायब हो गया, यानी यकीनी तौर पर उसे कोई लेकर गया है। तो ओंकार कहता है कि हो सकता है कि वो खुद ब खुद किसी भ्रम में फंस गया हो, उसे लगा हो कि हम दूसरी तरफ खड़े हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता मेरे भाई, हमें बस एक बात का याद है कि अगर हम रोहित को ढूंढने चलेंगे तो हम भी मरेंगे। अब ये तुम डिसाइड कर लो कि रोहित को ढूंढना है या खुद इस जगह से बाहर निकल के फिर शायद 1% उम्मीद हो कि हम पुलिस की मदद लें, पुलिस जंगल में छानबीन करे और उसे रोहित या उस बेचारे की लाश कहीं मिल जाए। लेकिन अगर हम दोबारा से वहाँ पर जाते हैं तो ये बात ध्यान रखना कि हमारे लौटने के चांसेस भी बहुत कम हैं। ये बात उसकी समझ रहे थे, इसलिए ये मान चुके थे कि भाई अब रोहित को ढूंढा नहीं जा सकेगा और हमें जिंदा रहना है। रात काफ़ी अंधेरी हो चुकी थी। रात के समय में एक जोरदार कराहने की आवाज़ आती है जिससे इन तीनों की जाग खुल जाती है, और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रोहित की थी। रोहित की कहीं दूर से आवाज़ आ रही थी, मुझे बचाओ, अरे अरे जीवेश कहाँ पे है भाई, अरे ओंकार ओंकार मुझे बचा, मैं इस पत्थर के नीचे फंसा हूँ। इस तरीके की आवाज़ें दूर से आ रही थी। अब शायद ओंकार को तो ये पता था कि ये हो सकता है कि उस छलावे का माया जाल हो, लेकिन ये जीवेश और जगदीश को कौन समझाए। अब जैसे ही ये आवाज़ सुनते ही उठते हैं, जिस दिशा से ये आवाज़ आ रही थी ये उसी दिशा की तरफ होने लगते हैं, तो ओंकार ने रोकता है। लेकिन अब ये शायद ओंकार का विद्रोह कर रहे थे कि नहीं भाई हमें, और बिल्कुल उसकी रोहित की आवाज़ आ रही है, हम कैसे मान सकते हैं रोहित नहीं है। ओंकार उनको समझाता है
कि भाई सच कह रहा हूँ, ये रोहित नहीं है, ये वही छलावा है, ये छल कर रहा है मानो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। अब तीनों में वैसा वसाई होने लग पड़ती है। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो फिर ओंकार एक चीज़ का डिसीजन लेता है। वो कहता है चलो ठीक है, मैं जाऊँगा, मैं ढूंढूंगा उसे। तो जीवेश और जगदीश कहते हैं कि भाई ये एक को तो पहले खो चुके हैं, वो पता नहीं वापिस आ भी पाएगा कि नहीं। और तू भी कहता नहीं मैं आ जाऊँगा, मेरे पास हमारे गुरु होते हैं, जैसे पहाड़ी लोगों का काफ़ी विश्वास होता है कि देवता उनका साथ होते हैं, मैं जैसे तैसे करके वापस आ जाऊँगा। लेकिन तुम यहाँ से एक वादा करो, टस से मस नहीं होगे, ये जो आग जल रही है इसको बुझने नहीं देना। ये खुद भी एक लकड़ी का डंडा जैसे मशाल बनाता है, अच्छे से पेट्रोल छिड़कता है और अपने पास कुछ पेट्रोल की बोतल भी रखता है ताकि रास्ते में अगर कहीं आग बुझने लगे तो ये जलाए। और ये दोनों के कान में जाके एक एक चीज़ कहता है और कहता है कि तब तक मुझ पर विश्वास नहीं करना, दोनों को कह के जाता है, जब तक मैंने तुम्हें जो कान में कहा है उसकी तुम तसल्ली ना कर लो। अब वो आवाज़ और तेज होने लग पड़ी थी और देखते ही देखते कुछ देर बाद ओंकार इनकी आंखों से ओझल हो सकता है। अब कुछ देर बाद जो आवाज़ कम हो रही थी, धीरे धीरे वो आवाज़ बंद हो जाती है। अब इंतज़ार हो रहा था दो जानों का, रोहित का और ओंकार का। कुछ घंटे बीत चुके थे लेकिन किसी का भी कोई अता पता नहीं था। शायद जीवेश और जगदीश पछता रहे थे कि कहीं उन्होंने ओंकार पर प्रेशर डालकर उस बेचारे की जान को भी आफत में तो नहीं डाल दिया, कहीं वो छलावे का शिकार तो नहीं बन गया, उसके भ्रमजाल का शिकार तो नहीं बन गया। लेकिन कुछ समय बाद उसे कुछ दूरी से एक आग की लपट उनकी तरफ आती दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनकी तरफ बढ़ता आ रहा है और ये कोई और नहीं, ये था ओंकार। लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, सारे उसके कीचड़ लगा हुआ था शरीर पर। और इससे पहले कि वो उससे आगे बढ़ता है, ये दोनों से रोक लेते हैं। और उनमें से जगदीश पूछता है, मुझे बता कि कल जब तू उस मछली को खा रहा था तो तूने मेरे बारे में क्या सोचा था? अब वो कहता है, अरे भाई मैं ही हूँ। तो कहता जल्दी से बोलना। तो कहता है, अरे मैं सोचा था कि खा खा के मोटा हो जाएगा और कितना खाएगा, आधी से ज़्यादा मछलियाँ तो ये खा गया। ये सुनकर जगदीश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब जीवेश कहता है, रुक रुक, तेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर कौन सा है, दूसरे नंबर वाला? तो वो बोलता है कि वो है ग्रीन। अब जैसे ही ये दोनों बोलता है तो जल्दी से जब उसके पास आता है उसको गले लगा लेते हैं कि भाई हमें तो लगा था तेरा भी राम नाम सत्य हो गया, लेकिन हम सच में बहुत डर चुके थे और तूने सही किया ये कोड वाला, क्योंकि छलावे को तो ये पता नहीं होगा, है ना। अब जो ओंकार था उनकी तरफ बड़े अजीब से तरीके से देख के हंसता है कि हाँ चाल तो अच्छी थी, शायद इनको शक हो जाता है। अब ओंकार कहता है कि भाई मुझे कहीं भी रोहित का पता नहीं लगा। और वो कहता है कि तू ऐसा कीचड़ में इतना कैसे धंसा? वो कहता है भाई मेरा पैर फिसल गया था और आगे कीचड़ था, बस बड़ी मुश्किल से बचा हूं। अगर वहां पर दलदल होती तो मेरा काम भी हो जाता। रात बीतती जा रही थी, सुबह होने का इंतजार था, क्योंकि पिछले दिन ये बहुत तेज तेज चले थे और तकरीबन उन्होंने 20 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय कर लिया था। अभी भी कुछ 10-12 किलोमीटर का सफ़र बचा था और अब ये तीनों दुखी तो थे, दुखी इस बात से ज़्यादा थे कि इन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया। उसके मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब ये अगली सुबह जैसे ही दिन चढ़ता है तो ये बस जितनी जल्दी हो सकता है चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल सामने अपने ये हैरान रह जाते हैं। इनको नज़र आता है रोहित, जो बिल्कुल कीचड़ से मला, जैसे किसी ने कीचड़ की बड़ी तसल्ली से मला होता है वैसे वो गिरा पड़ा था। ये उसको उठाते हैं, कुछ देर तो उठाते एकदम से रोहित उठता है और कहता है, भाई वो अरे तुम मुझे कहाँ पर छोड़ कर गए थे? मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा था कि शायद तुम नहीं आओगे। शुक्र है तुम आ गए यार, प्लीज़ मुझे बचाओ यार, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन अब जगदीश और जीवेश तो बहुत खुश हो चुके थे कि भाई इनका खोया दोस्त मिल गया। लेकिन ओंकार कहता है, रुको, अरे भाई तू बता कि हम कैसे मान ले तू रोहित है? अब जैसे ही ये रोहित बात सुनता है कहता तू पागल हो गया भाई,
पागल हो गया क्या? अरे भाई, मैं इतनी देर से भटक रहा हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। तो फिर ओंकार कहता है कि तू यहाँ पर कैसे आया? कहता है पता पता नहीं भाई, मैं तो बस चलता जा रहा था और उसके बाद यहाँ पर आकर मैं बेहोश हो गया। अब बातें छोड़ो यार, पहले तो मैं नहाने के लिए जाऊंगा, उसके बाद चलते हैं फिर हम हाईवे की ओर। अब जीवेश और जगदीश बड़ी खुशी खुशी, हाँ भाई जल्दी जल्दी, पास में नहर है, उसके बाद फिर चलते हैं हाईवे की ओर। ओंकार कहता है रुक रुक रुक, तुझे कैसे पता कि हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं? अब जैसे ही ओंकार ने यह बात की तो उसकी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी। जैसा मैंने कहा था कि ओंकार जंगल की परिस्थितियों से कुछ ज़्यादा वाकिफ था। उसके बिल्कुल साइड पे एक स्प्रे टंगी हुई थी, जो मच्छरों वाली स्प्रे होती है ना, मॉस्किटो वाली। वो बड़े आराम से स्प्रे को ऊपर करता है और अपना लाइटर निकालता है, स्प्रे डालता है और जल्दी से लाइटर चलाता है। जैसे ही आग का फव्वारा बनता है, रोहित तिलमिला जाता है और वो पता नहीं कौन सी जुबान में ऊंची ऊंची ओंकार को कुछ बोलना शुरू कर देता है। अब ओंकार भी किसी भाषा में कुछ बोलना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था वैसे वैसे वो स्प्रे भी करता जा रहा था और वैसे वैसे वो छलावा यानी रोहित पीछे होते जा रहा था। और एक पॉइंट पर आकर वो बस इनकी आंखों के सामने यूं गायब सा हो जाता है। अब ओंकार कहता है कि भागो, जितनी जल्दी हो सकता है भागो। ये रोहित नहीं था, ये छलावा था। अब इनकी किस्मत अच्छी थी, ये हाईवे पर पहुंचते हैं और उसके बाद फिर लोग जो वहाँ पर मिलते हैं उनको ये सारी बात बताते हैं कि हम भटक गए थे, ऐसे थे। पुलिस के पास बात जाती है कि भैया हम ऐसे 4 दोस्त गए थे, एक दोस्त हमारा लापता है और ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी जो है वो आपको जंगल में मिलेगी। प्रिसाइज लोकेशन का तो पता नहीं, लेकिन इस तरीके के थोड़ा आसपास इन्होंने एक बताया। अब एक सर्च अभियान चलाया जाता है और गाड़ी मिल जाती है, लेकिन रोहित नहीं मिलता। इस बात को 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 हफ्ता में ये तो साबित हो चुका था कि रोहित जिंदा नहीं रहा होगा। अब ये बात ये तीनों मान चुके थे। रोहित के घर में मौत का सन्नाटा था, उसके माता पिता का बुरा हाल था। कहीं ना कहीं ये तीनों दोस्त अपने आप को भी कोस रहे थे कि ये क्यों गए। लेकिन 1 हफ्ते बाद फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन का कि हमें एक लड़का मिला है जिसकी वेशभूषा से यही लगता है कि ये रोहित है। और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको रोहित काफ़ी बुरी अवस्था में मिलता है, लेकिन जिंदा। अब ये खुश थे कि रोहित मिल गया, शुक्र है भाई जिंदा निकला, लेकिन कैसे, ये तो रोहित खुद बता सकता था। अब रोहित के ठीक होने का इंतज़ार होता है, धीरे 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 वो ठीक होता है, तकरीबन उसको महीना लग जाता है। फिर रोहित बताता है कि उस दिन क्या हुआ था। कह रहा था कि जब वो हमारे साथ खड़ा था, तीनों के साथ खड़ा था, अचानक से उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसको बुला रहा है। उसे लगा कि शायद उसकी माँ है। अब ये कह रहा है कि रुको भैया मैं आता हूँ, लेकिन पता नहीं तुमने मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनी। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाता जा रहा था, जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाता जा रहा था, वैसे वैसे मुझे महसूस हो रहा था कि माँ उतनी दूर होती जा रही है। फिर एक पॉइंट पर आके माँ बिल्कुल गायब होगी और जब मैं वापस आया तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने तुम्हें काफ़ी ऊंची ऊंची आवाज़ लगाई, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। गाड़ी की हालत देखी, मुझे देख के पता लग गया कि जरूर कुछ खराब हुआ है। कुछ देर तो मैं गाड़ी के अंदर ही दुबका रहा। जब मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लग पड़ी, अगली सुबह यानी रात वो गाड़ी के अंदर रहा, अगली सुबह ये गाड़ी से बाहर निकला और एक ऊंची जगह पर गया और उस ऊंची जगह पर एक हनुमान जी की बड़ी पुरानी सी मूर्ति बनी हुई थी, बहुत पुरानी सी मूर्ति। आसपास कुछ बंदर थे और 2-3 बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और छाँव थी, मतलब एक बिल्कुल पूरा आशियाना टाइप बना हुआ था। भाई मैं तो वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। मैं वहाँ पर रहा, कोई मुझे किसी की आवाज़ नहीं आई, बस इसी उम्मीद में, हाँ डरता हुआ मैं उससे बाहर जाता नहीं था कि शायद वही जो जानवर हमने देखा था हम पर हमला न कर दे। यहाँ पर मैं सेफ रहता। और ये तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेरी भूख प्यास कैसे मिटती थी। वो बंदर जो थे वो मेरे लिए फल लेकर आते थे और पानी वो मुझे खुद लेकर जाना पड़ता था, जो पास में ही एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ था जिसमें पानी था, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, लेकिन वो मंदिर से इतना दूर नहीं था। और मैं हनुमान जी की मूर्ति के पास ही बैठा रहता था, इसी आस में कि कभी ना कभी तो कोई आएगा।
और देखो ना कितनी जल्दी आ गया। अब ये फिर जब सारा पता लगता है, जब इनको पता लगता है, तो फिर ये परमिशन लेकर जाते हैं कि भाई हमें उस जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर ये रोहित था, क्योंकि वो प्रॉपर मंदिर था, वहाँ पर इनके माता पिता जाके माथा टेकते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उन वानरों का भी जिन्होंने उनके बेटे की जान बचाई। काफ़ी अद्भुत और काफ़ी अविश्वसनीय है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। और देखो बजरंगबली की महामाया, कैसे उन्होंने अपनी सेना भेजकर एक बालक की जान बचाई। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, अगर नए हैं चैनल पर, अगर रिपीटेड व्यूअर भी हैं तो प्लीज़ आप भी कर दीजिए। साथ के साथ ही लाइक और हाइप करना मत भूलिएगा। और कई मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे स्पेशल लिखते हैं कि भाई हम 3 हफ्ते के हाइक मिलते हैं, हम सिर्फ आपके चैनल को ही हाइक करते हैं। तो भाई आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के। ऐसे ही प्यार बना रहे और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहें। लेकिन जो भी आप किसी और चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं और अगर वो भी ग्रोइंग में है तो मैं कहूँगा कि उसको भी सपोर्ट करो भाई। ऐसा नहीं है, सबको साथ मिलके चलना चाहिए आगे। मैं यही कहता हूँ, मैं नहीं कहता सब कुछ मुझ पर ही निशावर कर दो। तो ये हाइप है उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए ताकि बाकियों को भी ग्रो करने का मौका मिले, सिर्फ मुझे ही नहीं। लेकिन हाँ ठीक है, आप मुझे कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो उम्मीद करता हूँ कि इस जो किस्से के बारे में आप थोड़े से कमेंट में भी डालेंगे कि आपको ये कैसा लगा किस्सा। क्या ऐसी बेवकूफ़ी करना कितना सही है कि हम भाई ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। इससे अच्छा गोवा चले जाओ जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है भाई। खैर, रोहित के लिए ये बुरा तो रहा, लेकिन अच्छा भी रहा कि साक्षात हनुमान जी की सेना ने और हनुमान जी ने उसकी सहायता की। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। कई बार किसी चीज़ की जिद कितनी भारी पड़ जाती है ये हमें नहीं पता होता। जिद भी कुछ ऐसी नहीं कि जिससे घर वालों को तकलीफ हो। छोटी छोटी इच्छाएं, छोटे छोटे चाव होते हैं। यही हुआ सिमरन के साथ। सिमरन जिसकी पैदाइश गांव में हुई, सिमरन के एक बड़े भाई हैं, यानी कि काफ़ी बड़े भाई हैं, 10 साल का फ़र्क है दोनों का। अब उनके बड़े भाई का जो रुझान था वो शुरू से ही खेतीबाड़ी की तरफ था। इनकी अच्छी खासी ज़मीन थी, है भी, और इनके पिताजी और ये सिमरन के बड़े भाई खेती कर रहे थे। और फ्रैंकली स्पीकिंग कि सिमरन के बड़े भाई का पढ़ाई के अंदर कोई इतना ध्यान नहीं था। 10वीं कक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया था क्योंकि उनका सारे का सारा रुझान खेतीबाड़ी की तरफ था, जैसा मैंने कहा। लेकिन सिमरन जो है उनका पढ़ने में काफ़ी शौक था और परिवार वालों को भी पूरी सपोर्ट थी, ख़ास तौर पर भाई की, कि भाई मेरा शौक भी नहीं था पढ़ने का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे भाई छोटे भाई का पढ़ने में हो तो भाई वो पढ़ना चाहिए। अब इसी वजह से जो इनका स्कूल था वो शहर में था। सुबह सुबह स्कूल जाना, उसके बाद तकरीबन शाम के समय में डे बोर्डिंग करने के बाद स्कूल से वापस आना, और ये काफ़ी थक जाते थे। देखते ही देखते कई साल बीत चुके और जो सिमरन थे अभी इनकी +2 पूरी हो चुकी थी, यानी कि ये भी अब बड़े हो चुके थे। और एक इनके मन में ये इच्छा रहती थी कि भाई पानी लगाने जाना। अब पानी लगाने का मतलब कई जाने समझेंगे नहीं, जो गाँव में जिनका खेतीबाड़ी से ताल्लुक़ हो या खेतीबाड़ी करने वालों से कोई ताल्लुक़ हो तो वो हल्का फुल्का समझ आएंगे कि रात के समय में ख़ास तौर पर जब फसलों में पानी लगाने जाते हैं तो शिफ्ट होती है। जैसे घर के 3 बंदे होंगे तो भाई उनकी शिफ्ट होगी, या एक रात तू जाएगा, एक रात तू जाएगा, एक रात तू जाएगा। और रात के समय में अब पानी लगाना है तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी हो जाता है कि भाई सर्दियाँ हैं, लेट्स से कि चावल की उसकी गेहूं की फसल हो तो फिर सर्दियों में ख़ास तौर पे होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो डेरा होता है, यानी कि एक छोटा सा खेतों के बीच में जहाँ पर ट्यूबवेल लगा होता है उसके बीच में एक कमरा होता है, और यहाँ पर आग जला ली, खाना वगैरह बनाया, अपनी जो भी खाने की हैबिट के हिसाब से वेज नॉन वेज बातें की। 3-4 जने जो होते हैं मिलकर, ऐसे इस तरीके का कोई सिस्टम होता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा गो थ्रू नहीं होते इन चीज़ों से तो उनको एक अलग सा ही नॉस्टैल्जिया होता है कि भाई हम भी ऐसे करेंगे। अब सिमरन के साथ भी ऐसे ही होता था। गर्मियों में तो कोई भी नहीं जाता था क्योंकि गर्मियों में रात के समय में हुमस होनी और लाइट का कब चले जाना कुछ पता नहीं होता। लेकिन सर्दियों में हमेशा सिमरन को ये आस होती थी कि भाई मैं रात को कभी जाऊँगा, लेकिन उसके भाई और उसके पिता कभी उसको अपने साथ लेकर नहीं जाते थे कि भाई तू पढ़, तू क्या कर रहा है। अगर 10-12 दिन की छुट्टियां होती भी दिसंबर में तो तब भी उसको जाने नहीं देते, धुंध बहुत है, ऐसा वैसा। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि सिमरन की +2 कंप्लीट हो चुकी थी, टीनेज में था, तो अब वो थोड़ी सी जिद करता है कि भाई मैं तो जाऊँगा, एक रात तो लेके जाओ ना मुझे, मैं भी थोड़ा बहुत खेतों को देखना चाहता हूँ। मेरे खेत नहीं है क्या, अब पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वहाँ पर जा नहीं सकता। तो उसके भाई को ये महसूस होता है कि चल ठीक है भाई, छोटा भाई जिद कर रहा है तो चल पढ़ते हैं।
रात का समय था, आखिर वो रात आ ही गई जिसका सिमरन को बेसब्री से इंतजार था। सिमरन अब अपने भाई के साथ बाइक पर जाता है और उस तरफ जो इनका बना होता है छोटा सा चुबारा बना होता है, वहाँ पर ये अपना सामान वगैरह खाने वगैरह रखते हैं और आग जला लेते हैं। अब ये दोनों बात कर रहे थे काफ़ी देर तक, स्कूल वगैरह की बात होती रहती है और ये भी अपने खेतों की बात करते रहते हैं। अब ये बात करते करते इतना भूल चुके थे कि खाना तो लेकर आए थे लेकिन पानी लेकर नहीं आए थे। ये देखते हैं, अरे भाई पानी तो रह ही गया। तो सिमरन के भाई कहते हैं तू ऐसा काम कर, तू अंदर बैठ जा, ठीक है, और एक बात कर और एक बात का ध्यान रखियो, बाहर नहीं जाना जो मर्जी हो जाए। तो सिमरन कहता है क्यों, क्या हो गया? तो कहता है यार मैंने तुझे कहा ना बाहर नहीं आना, जब तक मेरी बाइक की आवाज़ तुझे नहीं आएगी, जब तक मैं तुझे आवाज़ लगा के बोलूँगा नहीं तूने बाहर नहीं आना। सिमरन को ये बात काफ़ी अटपटी लगती है। कहता ठीक है भाई। अब इनका जो गांव था वो तकरीबन इनसे 2-3 किलोमीटर दूर था और ये चल पड़ते हैं। फिर उसके बाद सिमरन अंदर जाके बैठ जाता है और अभी शायद 2 मिनट ही हुए होते हैं कि अचानक से लाइट चली जाती है, बिल्कुल अंधेरा गुप अंधेरा हो जाता है। सिमरन बाहर आ जाता है। इनके भाई ने कहा था कि जो मर्जी हो जाए बाहर नहीं आना। सिमरन को लगा था कि जो बाहर आग जल रही है मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगा, हाथ सेकूँगा, लेकिन अब आग तकरीबन बुझ चुकी थी और इन्हें दूर से गांव नज़र आ रहा था जहाँ की लाइटें जल रही थी, यानी कि यहाँ पर ही कोई समस्या आई हुई है। तो ये इधर उधर तारों की तरफ देखना शुरू कर देता है, टॉर्च जला के तार तूर तो नहीं हिली। अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि एक दिशा में कोई औरत जो है वो कोई औरत है जो गुनगुना रही है, कुछ कुछ गुनगुना रही है। अब ये सोचता है कि भाई इस समय रात के 1-2 बजे का समय हो गया होगा, तो ये कहाँ से औरत आ गई भाई। अब आवाज़ औरत की सुनते सुनते ये उसी दिशा में जाना शुरू कर देते हैं, इस बात को पूर्णतः तौर पर भूलते हुए कि भाई ने तो कमरे से भी बाहर आने को मना किया था, ये कहाँ पर चल दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे ये टॉर्च लेकर उस आवाज़ की तरफ जाता जा रहा था, वैसे वैसे वो आवाज़ और बढ़ती जा रही थी और एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल इसके छाती तक झाड़ियों थी और आगे ये क्या देख पा रहा था, ये तो शमशान था, शमशान घाट दूसरे गांव का। और शमशान घाट के बिल्कुल आगे की तरफ एक औरत बैठी हुई है। इन्होंने जो टॉर्च है उसको नीचे कर लिया ताकि उस पर रोशनी न जाए। उसके हाथ में कुछ है। अब बिल्कुल ध्यान से देख रहे तो ऐसा लग रहा था कोई बच्चा है और बहुत बदबू उनको आ रही थी, बहुत ज़्यादा बदबू। और उसके बिल्कुल पास में ही कुछ गड़ा हुआ है, मतलब गड्ढा उसको खोदा हुआ है और वो ना अजीब से तरीके से हिलके गुनगुना रही है, बाद में कुछ बड़बड़ाई जा रही है, कुछ मंत्र जैसे कुछ पढ़ती जा रही है, पढ़ती जा रही है, पढ़ती जा रही है। आवाज़ उसकी और तेज़ होती जा रही है और आवाज़ तेज़ होने के साथ साथ खौफनाक भी होती जा रही है। जैसे कोई मंत्र पढ़कर करातिया करके कराती है, जैसे कोई मंत्र पढ़ के कराती है और फिर से अजीब से तरीके की आवाज़ निकालती है। सिमरन को बहुत डर लग रहा था, उसने ऐसा कुछ आज तक देखा नहीं था और उससे एक हो जाती है गलती। अचानक से उसकी बेल बजती है फ़ोन की। जैसे ही फ़ोन की बेल बजती है तो उस औरत का, नहीं यूँ कहें उस डायन का ध्यान इसकी तरफ आता है। जैसे ही टॉर्च उसकी तरफ करते हैं बिल्कुल सामने उसको शक्ल नज़र आ रही थी, एक बेहद भयानक शक्ल और आंखें बिल्कुल साफ। अब वो गुर्राती है जैसे कोई जानवर। इनको तो बस एक चीज़ सोच रही थी कि भागो। ये जल्दी से भागना शुरू करते हैं और महसूस हो रहा था कि वो भी इनके पीछे भागे जा रही है। ये बस एक चीज़ सोचते, मैं तो गया, आज तो भाई मैं गया, वाहे गुरु बचा लो बस। जल्दी जल्दी भागते भागते ये कमरे के पास आते हैं जहाँ पर वो कमरा था, अंदर से बंद कर लेते हैं और गनीमत थी कि उस कमरे का दरवाज़ा बहुत मोटा था, लोहे का मोटा दरवाज़ा था, मोटी शीट वाला। अब लाइट गई हुई थी, घूप अंधेरा था, फ़ोन इनका बजे जा रहा था। ये बटन दबाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। बस ठक 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 की आवाज़ आ रही थी और वही कुछ बड़बड़ाने की, जैसे जानवर जैसे कोई गुर्रा रहा है और बीच बीच में खोल दरवाज़ा, मेरी तूने साधना भंग की, खोल दरवाज़ा, ऐसे कर करके। ये तो बस जैसे कहते हैं कि इनको तो मिनी हार्ट अटैक आ चुका था। अब ये बस उस कोने में बैठे हुए वाहे गुरु करते जा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि भैया ना आए,
क्योंकि अगर वो आ गए, उसने उधर देख लिया तो वो गए। ये मोबाइल की तरफ देखते हैं, मोबाइल की लाइट जल रही थी लेकिन मोबाइल हैंग हो चुका था। सैमसंग का तो था ना, इसलिए। सो ये बस अब इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ तो सुबह हो जाए, यहाँ तो बस ये आवाज़ आनी बंद होए। पता नहीं कभी ये बेहोश हुए या इनकी आँख लगी। कुछ देर बाद फिर से तेज तेज दरवाज़ा खटकता है और इनको एक आवाज़ आती है, ओ भाई सिमरन्या, दरवाज़ा खोल, मैं माँ। यानी कि उनका भाई था। अब ये धीरे धीरे जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही ये देखते हैं आसपास गाँव की भीड़ लगी हुई थी। सुबह हो चुके थे और ये बस अपने भाई के गले लग के रोने लग पड़ा। तो ये कहता है कि भाजी तन्नू कितना पता लगा, मतलब आपको कैसे पता लगा? तो फिर वे बताते हैं कि भाई मैं तुझे फ़ोन कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बाइक का जो है वो टायर पंक्चर हो गया है, तो मैं किसी और की बाइक लेने जा रहा हूँ, अब तेरे पास भी तो आना था और तू फ़ोन नहीं उठा रहा था। मुझे लगा कि भाई सो ना कहीं गया हो, लेकिन इतनी देर से फ़ोन नहीं उठा रहा। अब मैं जैसे ही गाँव यानी इस तरफ आना शुरू हुआ, खेत की तरफ, मुझे दूर से दिखाई दे रहा कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, ठक 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 के, और कोई औरतनुमा चीज़ है जो दरवाज़ा खटखटा रही है। मुझे पूरा लग गया कि ये हो ना हो पक्का कोई चुड़ैल है, कोई डायन है। तो फिर मैंने जल्दी से गाँव वालों को इकट्ठा किया और आके पिछले कम से कम 1-1.5 घंटे से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और तेरा दरवाज़ा नहीं खुल रहा। ये समय था कुछ 6 बजे के आसपास का और सर्दियों में 6-7 बजे तक दिन चढ़ता है। और अब जब वो उसके पास जा रहा था तो अचानक से उसको बदबू आती है और जब ध्यान से देखते हैं तो एक बच्चे की लाश, गले सड़े बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। फिर ये पूछते हैं कि ये शमशान, मैं समझा नहीं। तो फिर उसके भाई बताते हैं कि भाई हम उस तरफ जाते नहीं हैं, ये कोई डायने डोने होती हैं जो रात को अपना काला जादू करके चली जाती हैं, हम इनकी तरफ देखते नहीं हैं, अगर ऐसा करें तो ये हमारे पीछे पड़ जाती हैं। मैंने इसलिए कहा था ना कमरे में रहा, तुझे बोल देता तो डरने लग पड़ता, तू भी कहता मैं भी आ रहा हूँ साथ में, पर मुझे लगा तो इतना समझदार होगा, तो नहीं निकला। और ये बच्चा, ये जो बेचारे नवजात बच्चे होते हैं, इनकी जब मौत हो जाती है तो इनको फिर दबाते हैं, तो इसमें से ये औरतें जो होती हैं डायने होती हैं, ये सब काम करती हैं, और ये उन्हीं में से एक थी। शुक्र है तू बच गया। उस दिन के बाद से सिमरन ने खास तौर पे रात के समय में कभी उन खेतों की तरफ रुख नहीं किया। सो आई होप आपको ये भी किस्सा पसंद आया होगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले किस्से में, अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।